हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक्स जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। जब हम फिजिक्स के बहुत सारे जब डेरिवेशंस करते हैं या जब हम कोई न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल्स करने के टाइम पर हमारे पास कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिचुएशन बन जाती है। और जो हम डेरिवेशंस करते हैं वहां पर हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बायनोमियल थ्योरम यूज करनी होती है, बायनोमियल यूज करनी पड़ती है। तो इसलिए हम आज इस टॉपिक को यहां पर खत्म करते हैं कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं आएगी आपको, इजी टॉपिक है। तो हम आज इसको एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आज का लेक्चर वैसे भी छोटा होने वाला है। तो यहां पर इतने सारे जो टॉपिक्स है वो हमने कर लिए हैं लास्ट में। ये शायद 12th लेक्चर है अपना। 11 लेक्चर जो है ना वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक कैलकुलेशन, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, एपी एंड जीपी सीरीज, ग्राफ, फंक्शन, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशंस एंड एप्लीकेशन, ये सारे टॉपिक हमने कर लिए। और ये आपके फिजिक्स को शुरुआत करने के लिए जो आपको मैथमेटिक्स का बेस चाहिए थोड़ा सा, चाहे आप बायोलॉजी से स्टडी कर रहे हो चाहे आप मैथ से स्टडी कर रहे हो, ये सारी चीजें अगर आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम में भी हो तो भी आपको मैथ्स में तो वो लेट आएगी। तो इनिशियल बेस आपको चाहिए, तो वो बेस बनाने के लिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपने यहां पर हमने इनको सबको डिस्कशन किया है। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बायनोमियल थ्योरम। ये आज का हमारा लेक्चर रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो है ना ये अपने डेरिवेशंस में जगह जगह पे काम आते हैं। तो हर बार बताने से अच्छा एक बार इसको बता के खत्म करते हैं हम, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अपने अलग अलग टाइप की आपने इक्वेशन पढ़ी होगी कि जहां पर हम किसी भी एक वेरिएबल को किसी दूसरे सामने किसी दूसरे कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ इक्वल साइन लगाते थे। जहां कहीं भी आपको इक्वल साइन मिलेगा ना तो वो क्या है, वो इक्वेशन है। सिंपल सी बात इतना है, x इक्वल्स टू 0 लिख दिया, x इक्वल्स टू 2 लिख दिया, x इक्वल्स टू y लिख दिया, x इक्वल्स टू c लिख दिया, कुछ भी आपने लिख दिया तो वो क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। अब इसको, ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आप इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना चाहो तो आप इसको थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, ये भी एक इक्वेशन का पार्ट है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ये भी एक इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन तो बहुत सारी होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं एक फिक्स स्पेशल टाइप की इक्वेशन, जहां पे हमारे पास जो वेरिएबल होगा, देखो हम एलजेब्रा के अंदर क्या होता है, हम x को, y को और z को, इनको हम मानते हैं वेरिएबल। इनको हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं। जबकि इनके अलावा जो हमारे पास कुछ अदर जो सिंबल्स है, जैसे ए, बी, सी, डी, इन सब को, या आप कह सकते हो पी, क्यू, आर, इनको हम जनरली हम वेरिएबल कंसिडर नहीं करते। हम कर सकते हैं, हम एक्स वाई जी की जगह, एक्स वाई जेड की जगह एबीसी भी ले सकते हैं, पी क्यू आर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास हम एक्स वाई जेड को वेरिएबल कंसिडर करते हैं, और ये सारे जितने भी नंबर्स है, ये सारे जितने भी सिंबल्स है, इनको हम कंसिडर करते हैं क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज वेरी करती रहती है कंटिन्यूअसली। उसका एक और, इनको वेरिएबल कंसिडर करने का हमारे पास एक और कारण होता है कि हम जनरली जो स्टडी करते हैं वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टडी किया आपने, है ना, 9th-10th क्लास में। तो एक एक्सिस हमने x मान लिया और एक एक्सिस हमने क्या मान लिया, y मान लिया। दो एक्सिस तो ये कंसिडर कर लिए। फिर एक होता है थर्ड डायमेंशन। ओके, जैसे हम जो फोटो देखते हैं तो फोटो में किसी भी आदमी का जो फोटो होती है वो एक 2 डायमेंशनल चित्र होता है, उसका 2 डायमेंशनल इमेज होती है। हम उसकी हाइट देख सकते हैं, हम उसकी इतनी विड्थ देख सकते हैं, लेकिन डेप्थ नहीं देख सकते। आप इस वीडियो में ये नहीं देख पा रहे हो, जैसे मैं अभी इधर खड़ा हूं, कि मेरी डेप्थ कितनी है। ओके, तो वो 2 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम होगा, 2 डायमेंशन हो गए। तो यहां पे ये एक्स और वाई होने के कारण हमने एक्स और वाई को क्या मान लिया, वेरिएबल मान लिया। क्योंकि यहां से जब इधर इंक्रीज करते हैं तो हम x की वैल्यूज इंक्रीज होती है, इधर जब जाते हैं तो डिक्रीज होती है, ऊपर जब जाते हैं y की वैल्यू इंक्रीज होती है, नीचे जब जाते हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये वेरिएबल हो गया, है ना। फिर हम एक थर्ड डायमेंशन और मान लेते हैं, जैसे कि 3D बोलते हैं हम, ये ऐसे होती है।
इधर बाहर निकलती है और इसके फिर अंदर पीछे की तरफ जाती है दीवार को क्रॉस करके। तो ये होता है फिर हमारे पास कौन सा, जेड डायरेक्शन बोलते हैं। पीछे की तरफ नेगेटिव हो जाता है, आगे की तरफ पॉजिटिव हो जाता है। तो इसके साथ जैसे यहां पर बाहर आएगा जेड इंक्रीज होगा, अंदर जाएगा जेड डिक्रीज होगा। तो इनके कारण हमने क्या मान लिया, इनको वेरिएबल्स मान लिया। ओके, तो हमारे पास जब भी कभी किसी वेरिएबल की पावर 2 होगी किसी भी इक्वेशन के अंदर, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास 2 हो जाती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। सिंपल सी बात यह है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास यहां पर ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है, एक्स स्क्वायर। ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज ए अपने आप में एक कांस्टेंट है, एक कोफिशिएंट है। ओके, किसी का कोफिशिएंट नहीं है। जहां पे अगर आप अदर वे में इसको बात करो तो आप ऐसे लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 कितनी आती है, 1 ही आती है, तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे x के स्क्वायर के साथ में जो होगा उसको हम a कंसिडर करेंगे, x के साथ में जो होगा उसको हम b कंसिडर करेंगे, और c एक कोई भी कांस्टेंट होगा उसको कंसिडर करेंगे। इस इक्वेशन की एक बहुत ही खास बात है, बहुत एक स्पेशल चीज यह है कि a जो है ना, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 0 होते ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 होते ही इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर अब x की जो पावर है वो कितनी है, x की यहां पर जो मैक्सिमम पावर है वो हो गई 1। तो x की पावर 1 होते ही इस इक्वेशन को आप यहां पर बोल देते हो लीनियर इक्वेशन। अब ये क्या, एक लीनियर इक्वेशन हो गई। जबकि आपके पास अगर x की पावर, x की मैक्सिमम पावर किसी भी इक्वेशन में जब 2 होती है, 2 होती है, x स्क्वायर जब होता है, तो आप वहां पर उसको क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब आप देखो यहां पर इस एक इक्वल्स टू 0 के अलावा, इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है। अगर b इज इक्वल्स टू 0 हुआ तो यह हो जाएगा आपके पास a एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर यहां पर c इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू 0। और अगर यहां पर आपके पास c इज इक्वल्स टू भी 0 हो जाए और b इज इक्वल्स टू भी 0 हो जाए, तो फिर क्या हो गया, तो फिर आपके पास ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये सारी कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन ए स्क्वायर ए इक्वल्स टू 0 कभी भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन ये 0 कभी भी नहीं होगा। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ये बनती है तो फिर इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, फिर तो एक्स की वैल्यू 0 ही आ जानी है। और जो कि पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल तो बिल्कुल है ही, ठीक है ना। लेकिन a इक्वल्स टू 0 कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अब आपको पता चला कि जब हमारे पास x की पावर 2 है तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन भी 2 निकलेंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे इसके सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी, उसको आप क्या बोल सकते हो, रूट्स बोल सकते हो। ठीक है, इसके रूट्स या इसके सॉल्यूशन कैलकुलेट करने, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो नंबर होगा जिस नंबर को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर, x की जगह सब्स्टिट्यूट करने पर इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। इधर भी तो 0 है, इस साइड वाली वैल्यू भी 0 हो जाए टोटल, उसको आप बोलते हो इसके रूट्स। तो इसके रूट्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इसके रूट्स निकल के आएगा अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपके पास इस इक्वेशन के रूट्स निकल कर आ जाएंगे। एक बार आप यहां पर प्लस कंसिडर करेंगे, एक बार आप यहां पर माइनस कंसिडर करेंगे। फिर इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, ये जो बी स्क्वायर, ये जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको लिख दिया हमने यहां पर d, इसको हमने यहां पर d लिख दिया, डिस्क्रिमिनेंट हो गया ये।
तो इस इक्वेशन को आप फिर से लिख सकते हो लेट, इसको हमने कंसिडर किया है, ऐसी वैल्यू होती नहीं है, हमने मान लिया सपोज ये वैल्यू क्या है, डी है, तो अब ये आपके पास अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब इसको आप अल्फा की वैल्यू लिखोगे ना, तो अल्फा 1 या अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा इसकी वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। या फिर आप अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस बी, अब ये नेगेटिव वाला कंसिडर कर लेंगे, अंडर रूट डी अपॉन 2a, ऐसे इसकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों में से दोनों इसके इक्वेशंस होंगी। अब यहां पर ये जो डी है ना, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको इक्वेशन के बारे में। कैसे? इफ डी इज इक्वल्स टू 0, अगर डी की वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जाए, डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब क्या हो गया, इफ डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, अगर ये वाली वैल्यू 0 हो गई तो आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन 2a। मतलब यहां पर अल्फा 2 है, अल्फा की 2 वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन वैल्यू एक ही है, इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो आप ये कह सकते हो रूट्स आर रियल एंड सेम, इक्वल आएंगे और सेम आएंगे इसके रूट्स, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं आपके सामने ऐसी इक्वेशन लिख देता हूं तो आपको पता चलेगा इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर इस इक्वेशन में क्या मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू, इसको सोल्व करने पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और आप कह सकते हो x इक्वल्स टू 2। ये सॉल्यूशन मिला आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, x की 2 पावर है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, तो दोनों सॉल्यूशन कितने, 2 and 2 होंगे ऐसे। तो यहां पर क्या है, रूट्स आर इक्वल एंड सेम, इक्वल एंड रियल, रियल और सेम हो गए। ठीक है, तो ये आपका इजीएस्ट तरीका है। फिर अगर हमारे पास ये एक फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, इफ d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में आपके पास जो रूट्स होगा, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, रूट्स रियल होंगे, रियल नंबर्स में आएंगे, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग होगी यहां पे। ओके, इसका एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आएगा। इसका मतलब हुआ अगर आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू प्लस 1 आएगी और x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, तो 2 हो गए यहां पे। आप रख के देख सकते हो यहां पर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac की वैल्यू। फिर एक इसकी कंडीशन होगी क्या, थर्ड कंडीशन, इफ डी स्क्वायर डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर ये कंडीशन हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, रूट्स जो है ना, रूट्स वो डिस्टिंक्ट भी होंगे। अब डिस्टिंक्ट का तो उसका पता नहीं चलेगा, एक्चुअल में रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे, कोई भी रियल नंबर नहीं होगा। अब इमेजिनरी कैसे, इसका भी आप एग्जांपल देखो यहां पे, इन सब का हम एक एक और एग्जांपल देख लेंगे। इमेजिनरी होने का मतलब आप एक ये कंडीशन देखो, अगर आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा आपने लिखा, इसका मतलब क्या है पता है क्या, इसका मतलब क्या है पता है आपको, इसका मतलब यह है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 और x इज इक्वल्स टू
अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 जैसा कुछ होता है क्या? देखो अभी लास्ट वाली केस में है ना, यहां पे आप देखो, इसमें मैंने क्या कंसिडर किया, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। इसके पहले वाले केस में एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू +1, एक्स एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +1 का अंडर रूट आ जाएगा। इसको सोल्व करके तो +-1, यानी कि एक बार तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी, और एक बार इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। समझ में आ गया? लेकिन अब इसके अलावा यहां पर इस तरफ क्या देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, इस अंडर रूट -1 का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है यहां पे, जहां तक हम पढ़ रहे हैं वहां तक। तो ये फिर क्या है, ये है आपके पास इमेजिनरी। इमेजिनरी, और इसको बोला जाता है, इमेजिनरी के अलावा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा ये। और ये आपके मैथ्स में स्टार्ट होता है, वहां पर हमें नहीं जाना है, हमारे काम है यहीं पर, ये हो जाता है। ठीक है ना? तो ये आपके पास आ गई इसके रियल रूट्स। अब हम यहां पर इसकी बात करें कि ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया है यहां पे, इसको यूज कैसे करें, इसको यूज करके कोई हमें सॉल्यूशन करके बताओ, उसका कोई एग्जांपल लेके बताओ, तो मैं आपको यहां पर इसका एग्जांपल लेके भी बता देता हूं। अगर एक हमारे पास है यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ऐसा हमारे पास है ये। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, अल्फा इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √4 √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है? तो देखो यहां पे -b का मतलब -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है, तो ये देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और नीचे 2 इंटू 1, ये ए की वैल्यू यहां से 1 है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो -7 प्लस माइनस ये बनेगा 289, क्योंकि 4 इंटू 60 240 हो गया, और 240 किसका, माइनस और माइनस प्लस 240, और ये बनेगा 289, और नीचे बनेगा 2। अब आप यहां पर अगर इसको देखते हो तो √289 का मतलब √289 जो है ना, यहां से आप देखो 289, दिस इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। इसका मतलब इसका जो रूट्स है वो प्लस के आने चाहिए और डिस्टिंक्ट आने चाहिए। ओके, तो यहां पे जब आप देख रहे हो तो अल्फा इक्वल्स टू आपको मिलेगा -7 प्लस माइनस ये 289 का मतलब हो गया 17 डिवाइडेड बाई 2। तो अब एक बार तो आप लिखोगे अल्फा इज इक्वल्स टू -7 प्लस 17 अपॉन 2। ओके, और एक बार आप लिखोगे अल्फा इक्वल्स टू -7 माइनस 17 अपॉन 2। ओके, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो एक बार तो प्लस लिया आपने, एक बार माइनस लिया, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 5। -7 प्लस 17 10 10 अपॉन 2, -7 प्लस 17 24 24 अपॉन 2 मतलब कि 12। ये आपके पास आंसर आ गया 5 एंड 12। ओके, तो ये डिस्टिंक्ट हो गए, अलग अलग हो गए, और रियल नंबर हो गए। और ये आपके पास यहां पर जो d है इसकी वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। और d क्या होता है, ये होता है b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0 से बड़ी आ गई। ये आपको तरीका है। ओके, अब अगर हम यहां पर इसकी जो वैल्यू है, आप इसकी जो देखोगे वैल्यू, जो हमने एक एग्जांपल और कंसिडर किया था, ये वाला एग्जांपल x² माइनस 4x प्लस 4, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आप ये देखो b² माइनस 4ac, जो आपके पास d था ना, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू देखो, b² का मतलब 4² ये वाला, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1, सी की वैल्यू कितनी 4, तो आपके पास आ गई
16 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे आपको पता चलेगा x की वैल्यू यहां पे +2 एंड +2, 2 एंड 2, 2 आ रही है। ओके, तो दोनों ही जो रूट्स है ना उसकी वैल्यू 2 है, तो यहां पर ये है। अब यहां पे देखो रूट्स का मतलब क्या होगा, इसमें अगर 2 रखोगे यहां पे तो कितना हो गया, 4 माइनस 8 प्लस 4, 0 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसी को रूट्स कहा जाता है। रूट्स का मतलब जो इक्वेशन को 0 कर दे। ओके, तो ये आपके पास यहां पर इस तरीके से है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा मीनिंग बता देता हूं मैं आपको। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब भी आपके पास वेरिएबल एक हो और उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, तो आपके पास यहां पे ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट बनता है। और वहां पर आपके पास जो रूट्स होंगे, रूट्स कैलकुलेट करने होते हैं बहुत बार, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये रूट्स हो जाते हैं। फिर आपके पास कंडीशन आती है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल्स टू 0 हो जाए तो रूट्स की नेचर क्या हो जाती है, वो होती है रियल एंड इक्वल, सेम। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो रूट्स हो जाते हैं डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ओके, अलग अलग। और यहां पर रियल, डिस्टिंक्ट भी होते हैं और रियल भी होते हैं। और लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो फिर ये हो जाते हैं इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी या हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास यहां पर कंप्लीट हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना ही है। आपको कभी या तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करने के बारे में पूछ लेगा कि बताओ कि आपको इज देयर एनी रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रियल रूट्स अवेलेबल, तो आपको ये कंडीशन देखनी है। रूट्स अगर फाइंड आउट करना है तो ये आप देखोगे तो आपको वैसे पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखना है। अब है अपने पास बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या काम में आती है, पहले तो मैं आपको यह समझाता हूं, यही समझाना है। और क्या होती है ये समझाना है। क्या होती है वो तो ये देखो, जब आपके पास कोई भी इक्वेशन ऐसी आए 1 प्लस एक्स की पावर n, और यहां पर अगर इफ x इज वेरी 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 लेस देन 1 होता है, तो उस कंडीशन में आपको पूरी इक्वेशन ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये लगा सकते हो 1 प्लस एन एक्स, सिंपल सा इतना है। जो पावर है ना वो इस x के साथ मल्टीप्लाई में कर दो, आपका सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। ये होती है बाइनोमियल थ्योरम। कैसे इसको काम में कैसे लेते हैं, आप इस तरीके से लो। अगर आपके पास ये हो जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओपन कैसे करोगे, इसको ओपन करोगे 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे करोगे। ओके, तो आपको पता है इफ x इज वेरी 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 लेस देन 1, तो एक्स स्क्वायर की वेरी वेरी लेस देन 1 मतलब आप इस तरीके से कंसिडर कर लो, x इक्वल्स टू 0.01 आपने कंसिडर कर लिया। ओके, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0.00001, इतना छोटा हो जाएगा। मतलब इस पूरे इक्वेशन के कंपैरिजन में तो वो नेग्लिजिबल ही हो गया पूरा। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहां पे एक्स स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड, ये मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूं। तो हमारे पास क्या हो गया, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू एक्स, इस तरीके से काम में आप ले सकते हो। इसका एक और तरीका, एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कैसे। अगर यहां पर ऐसा हो जाए 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन हो गया, तो अगर ऐसा हो गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस एन एक्स, सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। इस तरीके से काम हो जाएगा इसके अंदर। ये सारे क्या है, बायनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशंस है। इसके हम इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप देखो यहां पे सपोज 1
101 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एक तो तरीका आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दो और फिर आप फाइंड आउट करो, है ना। एक तरीका ये भी है, आप इसको ऐसे लिखो 1 + 100 + 1 की पावर 2। ठीक है, 100 को आपने कॉमन ले लिया, 100 को कॉमन ले लिया तो 100 का स्क्वायर अंदर बचा 1 + 1/100 स्क्वायर, ऐसे। अब सोल्व कर दो, बाहर वाले को सोल्व करोगे तो ये 10,000 आ जाएगा। 1 प्लस, अब ये जब सोल्व करोगे ना तो इसको कितना 2/, ऐसे, सिंपल। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे सोल्व कर लेते हो तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है 1000 प्लस 10,000, इससे ये कैंसिल आउट 10200, ये आपका काम हो गया है यहां पे। अब आप इसको पूरा एग्जैक्टली सोल्व करते हो तो कितना आता है सही से, अगर आप इसको पूरा सोल्व करते हो तो आपके पास कितना आंसर आएगा, इसको पूरा सोल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा, देखो +1 का होल स्क्वायर, तो ये ऐसे बनेगा 10,000 प्लस 2 इंटू 100 + 1, ये बनेगा 1201, ऐसे बनेगा। ओके, अब आप बताओ इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। आपके पास 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज है, आप घर गए और घर से आपने पापा को बोला, पापा आई एम गोइंग टू शॉपिंग, मार्केट जा रहा हूं मैं खरीदारी करने के लिए और मुझे 10,000 रुपीज दो। आपके पापा ने बोला ठीक है बेटा, खुश है, आपका रिजल्ट अच्छा आया है, ये लो 10,000 रुपीज, जो इच्छा लेके आओ। आप चले गए, साथ में पीछे से आपकी मम्मी ने आवाज लगाई, बोले ये लो बेटा 1 रुपया ए और ले जाओ, मेरी तरफ से ले जा, है ना। आपकी मम्मी ने आवाज लगा के बोला ये लो 1 रुपया मेरी तरफ से ले जा, खुश हो जा, मजे कर। आप क्या करोगे उस टाइम पे, वो जो 1 रुपया है जो आपकी मम्मी ने दिया, अपनी मम्मी को वो 1 रुपया वापस दे दोगे और बोलोगे रखो अपने पास अपने पैसे, बोलोगे कि नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वहां पर 10,000 रुपीज है या 10,200 रुपीज है, ऑलरेडी इतना है, तो आप उस 1 रुपये को छोड़ दोगे, इग्नोर कर दोगे, तो वो वाली कंडीशन क्या है यहां पर है ना। तो इसलिए इसको ये अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, अप्रोक्सीमेशन होता है ये। ओके, तो इसको बोला जाता है बायनोमियल थ्योरम। इसका एक और एग्जांपल है, क्या, अगर आपके पास 99 का अंडर रूट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे, 99 का अंडर रूट। तो इसको अंडर रूट कैलकुलेट करने के लिए सीधा सा तरीका है कि 100 - 1 की पावर 1/2, सिंपल सी बात है। 100 बाहर ले लो, 100 बाहर लेने से आपके पास 100 की पावर 1/2 तो बाहर आ गई, 1 - 1/, ये पावर 1/2। फिर आपको पता चला इसको सोल्व करने पर ये तो 10 हो गया अपने आप ही, 1 माइनस इसके साथ 1/2, ये आ गया। अब आगे देखो, आगे सोल्व करने पर क्या बनेगा, 10 माइनस 10/200, ये बन जाएगा। और यहां पर आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 10 - 1/20, और इसका सॉल्यूशन करने पर 20 और आगे जाने पर कितना बनेगा, ये आगे जाने पर बने, इधर जाने पर बनेगा ये 200 - 1, 199/20, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास 9.95। इस तरीके से आपका इसका आंसर आएगा। ओके, 9.95 ही आएगा ना, यस। तो इस तरीके से आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया कि जो 99 है उसका अंडर रूट अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ये आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर लाने के लिए आप इस बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हो। यूज कहां पे होता है, बहुत सारी जगह पे होता है। जो आपका एक तो एरर्स होती है ना, एरर,
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में काम आता है, और वेरिएशन ऑफ जी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वेरिएशन है ना, वहां पर भी बहुत काम में आता है ये। जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर इंक्रीज होते हैं, हाइट के ऊपर बढ़ते हैं, हमारे पास यहां पर ये काम आ जाता है। ओके, जैसे हमारे पास आएगा फॉर्मूला 1 जी, ये आपके पास आएगा 1 माइनस एच अपॉन आर की पावर 1/2 या 2 के आसपास कुछ आएगी, 1/2 के आसपास कुछ आएगा ऐसे, मतलब 2 होगा या 1/2 का कुछ भी होगा, ठीक है, मेरे अभी याद नहीं आ रहा। तो इसका जो वैल्यूज आएंगी वहां पर, इसका वेरिएशन है, क्योंकि वहां पर हमें क्या चाहिए होगा, एच और आर की कंडीशन बनेगी। अब इसकी पावर होगी कुछ भी, ठीक है, अब इसकी पावर कुछ भी लगा लो, ये क्या है, ये हाइट है जो 100 किलोमीटर के आसपास होती है, जो अपने यहां से अर्थ सरफेस से, और ऑर्बिट जो होते हैं, सैटेलाइट जो ऑर्बिट है, वहां की हाइट होती है 100 किलोमीटर के आसपास, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और ये रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6400। तो यहां पे ये वेरी वेरी लेस देन 1 वाली कंडीशन हो गई, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो इस तरीके से अपने पास जो बायनोमियल थ्योरम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूरी हो चुकी है, और हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का कंप्लीट पार्ट पूरा हो चुका है। और यहां पर होपफुली आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोशिश करो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लर्न करने की, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने की, और उसके बाद हम आपके लिए जो और आगे आने वाले चैप्टर्स, उनके वीडियोस भी मैं लगातार अपलोड करता रहूंगा, और आपके लिए बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपनी तैयारी के अंदर। आपको लेक्चर्स के अंदर, टॉपिक्स के अंदर टाइम पे हम सब कुछ पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, आप खुद भी कमेंट करके बताओ आपकी वीडियो लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है, और आपके साथ यहां पर क्या आपको इससे फायदा मिल रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।